So, to be part of our podcast, you can WhatsApp us on our number 8588878175 और ये पॉडकास्ट हर शनिवार शाम 7 बजे CCN डिजिटल 24/7 चैनल नंबर 310 पे दिखाया जाएगा and on Monday it will be released on YouTube. So do subscribe our YouTube channel also. It is in the name of CCN Digital 24/7. ये जो राजनीतिक जीवन है ये बहुत कठिन है। दिल्ली नगर निगम और पुलिस अगर सोने की भी बन जाएगी तब भी लोग इसको भ्रष्टी मानेंगे। दिसंबर 2027 पहाड़ को खत्म करेंगे, ये हमने इन राइटिंग दिया। जनता का अक्सर कहना होता है कि निगम सिर्फ पेपर पे काम करता है। 15 दिन दिल्ली में अगर सफाई कर्मचारी स्ट्राइक कर दें तो 15 दिन के अंदर आप निकल नहीं सकते, इतना कूड़ा और इतना सब कुछ दिखेगा। इमेज ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि साहब नगर निगम कुछ नहीं करता। साउथ जोन के अंदर कर्मचारी अक्सर देखा जाता है सबसे ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। सबसे ज्यादा प्रदर्शन करते थे जी। अभी 5 महीने में केवल एक प्रदर्शन हुआ है। आपके वार्ड पे जब आपने चुनाव लड़े थे तो सरकारी डिस्पेंसरी का वादा किया गया था। मैं आपको 2 या 2.5 महीने के अंदर डिस्पेंसरी खुली हुई दिखाऊंगा और हमारा एक डॉक्टर हमारा होगा, एक डॉक्टर दिल्ली सरकार का। जब आपको पहली बार 2022 में निगम पार्षद बनने का मौका मिला तो सर कैसी फीलिंग थी वो एक तरीके से? जब टिकट मिली मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जब जनता के बीच में गया तो उन्होंने एक बात कही, यार ये कॉलेज टाइम से लगा हुआ है ये लड़का, इसने इतनी मेहनत की है, यार इसका तो बनता है वो। 3 साल में आपने कौन सी ऐसी काम किए हैं शकरपुर वार्ड के अंदर? इन 3 वर्षों में जो बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, आज आपको एक भी टीन का स्कूल नहीं है, तंबू का स्कूल नहीं है, बिल्डिंगों में है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी के अंदर ये जो नया चलन चल गया है कि कम वर्षों के अंदर ही किसी को अच्छा पद मिल जाए और काफ़ी लोग संगठन से जुड़े हुए वो मेहनत करते रहते हैं, काफ़ी वर्ष हो जाते हैं लेकिन तब भी उन्हें एक अच्छा पद नहीं मिलता। पहले ही दिन जब ये सोच बनाकर पार्टी में आते हैं कि मुझे जाते ही निगम पार्षद बनना है, मुझे जाते ही तिगड़म से विधानसभा लड़नी है, मुझे जाते ही जिलाध्यक्ष बनना है, तो ये संभव नहीं है। Welcome to another podcast of CCN Digital. Today we have a really amazing guest with us who has been a president in his college times and was a member of ABVP, and right now he is Nigam Parshad of Shakarpur ward and also a chairperson of South Zone MCD. Right, sir? बिल्कुल। हमें कुछ अपने सफ़र की शुरुआत के बारे में बताएं कि कॉलेज के टाइम पे हमें सुनने में आता है कि आप क्रिकेट एम्पायर भी रह चुके हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर कुछ बताना चाहेंगे कॉलेज के दिनों, स्कूल के बारे में, जर्नी हाँ के बारे बिल्कुल ठीक है। मेरी स्कूलिंग का सफ़र भी, मैं हर क्लास में स्कूल बदल देता था। में? जी। मैं 12th तक 10 स्कूल बदले। 10 स्कूल्स? हाँ। मैं प्राइमरी स्कूल मेरा था तुर्कमान गेट, जी। फिर मैं आया माता सुंदरी में, फिर आया टैगोर रोड में, फिर उसके बाद आया शकरपुर, फिर उसके बाद आया DAV स्कूल दरियागंज, उसके बाद आया रामजस स्कूल। जी। ऐसे करके मैं परिस्थितियों के कारण स्कूल बदलता रहता था और उसके साथ साथ मैं क्रिकेट खेलता था NIS में। गुरचरण सिंह मेरे कोच थे और वीरेंद्र भटनागर, और आजकल जिन्होंने पद्म विभूषण लिया है सुनीता शर्मा, ये हमारे कोच थे। तो मैं, अतुल वासन मेरा कलीग है, मनिंदर सिंह मेरा कलीग है और बहुत सारे क्रिकेटर मेरे कलीग हैं। जब मैं DAV में खेला तो मैं DAV की टीम से भी खेला, CK नायडू ट्रॉफी तक मैंने क्रिकेट खेला और उसके बाद फिर मैं PGDAV कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया, राजनीति में आ गया। वहाँ हमारे एक तारिक सिन्हा जी जो बहुत बड़े कोच भी बने, अब भगवान के यहाँ हैं वो, उनसे मेरी टकरार हो गई किसी बात को लेकर। तो मैंने थोड़ा सा अपने को पीछे करके और मैंने कहा मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट बन के इनको सबक सिखाऊंगा, ऐसा मन में उस समय था जी। अब मैं प्रेसिडेंट बन गया कॉलेज का और मैं तारिक सिन्हा जी जो हमारे कोच थे
जिन्होंने रमन लांबा, मनोज प्रभाकर, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर दिए हैं, अजय शर्मा, जी। और ये जो अभी थर्ड अंपायर है एक मन्नू नैयर, राइट राइट सर। वो मन्नू नैयर भी डीएवी के हैं ओके। और हमारे साथी हैं। जी। तो उसके बाद मैं अंपायरिंग का टेस्ट भी दिया मैंने कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने के बाद, और मैं क्वालिफाइड अंपायर हो गया डीडीसीए का, और मैंने रणजी ट्रॉफी से नीचे सारी ट्रॉफियाँ खिलाई, और सिंधिया गोल्ड कप खिलाया, फिरोजाबाद में एक अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट होता था वो खिलाया, आगरा में खिलाया, भिंड मुरैना में खिलाया, अभी भी आज कह सकता हूँ कि डीडीसीए का क्वालिफाइड अंपायर हूँ। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी राजनीतिक रुचि एक भावना से उत्पन्न हुई, तो उसके बाद में कुछ और भी कारण था राजनीति में आने का, जैसे कि एबीवीपी के आप जब मेंबर बने तो कुछ और रीज़न था कि मेरे को इस जगह के बाद में भी कहीं जाना है? मेरे मन में एक बात रहती थी, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था जी। और शाखा पर जाता था सुबह, और कॉलेज टाइम से ही मैं शाखा पर जाते जाते मन में एक भाव था कि मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा है स्वामी विवेकानंद जी को, और विवेकानंद जी ने एक कथन मेरे दिमाग में भर गया, यूं तो करोड़ों लोग कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होते हैं और मर जाते हैं, हम कुछ ऐसा करके अपने जाएं, अपने चिन्ह छोड़कर जाएं कि लोग हमें याद करें। आज भी उस ध्येय वाक्य को मैं अपने दिमाग में रखता हूं, और बड़ी बात यह है कि मेरी कार्यशैली में वो झलकता है। मैं, आप हैरान होंगे, आज मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, आपके चैनल पर कह रहा हूँ, 2 वर्ष में जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो हमारे संगठन मंत्री थे जब मैं डूसू लड़ा। जी जी। तो उनके साथ मेरा स्कूटर पर बड़ा लंबा सफ़र रहा, उनके साथ आत्मीयता रही, और अभी भी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो जाते ही गले मिलते थे, राम किशोर कैसे हो। तो जब मैं चुनाव लड़ा आशीष सूद के साथ, तो मुझे पहली बार ये लगा कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि पीजीडीएवी कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना तो कॉलेज लाइफ थी, लेकिन डूसू का चुनाव लड़ना अपने आप में बड़ी बात थी। और उस समय, आज झगड़े नहीं होते जी। आज तो बहुत इजी है चुनाव लड़ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय चुनाव लड़ने का मतलब है वहाँ गुंडागर्दी, बदमाशी को भी फेस करना पड़ता था। तो उस समय चुनाव लड़के मुझे लगा कि मैं अब कुछ और आगे जाऊं, और मैं संगठन में काम करता रहा। 3 बार जिलाध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का, एक बार आदरणीय विजय गोयल जी के साथ में जिलाध्यक्ष था, दूसरी बार मनोज तिवारी जी के साथ जिलाध्यक्ष था, और तीसरी बार आदेश गुप्ता जी के साथ में जिलाध्यक्ष हुआ। और जिलाध्यक्ष के साथ साथ अच्छी बात ये हुई कि दिल्ली में शाहदरा का नाम, मेरा सौभाग्य है कि जब मैं इस दायित्व पे था तो पूरे दिल्ली के अंदर ये नाम गूंजने लगा कि शाहदरा जिला से सीखना चाहिए बहुत कुछ, क्योंकि मेरे अंदर संघ के स्वयंसेवक का जो कार्यशैली करने का जो दिमाग में विषय रहता था, उसके कारण बहुत चर्चा में आया शाहदरा जिला कि वहाँ अनुशासन बड़ी चीज़ है। जी जी। तो उस कारण से भी आज मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं इसको भी अच्छे से निर्वाह कर रहा हूँ, और मैं ये भी मान रहा हूँ कि मुझे आगे पार्टी कोई मौका देगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ हमको करते रहना चाहिए और कभी घर नहीं बैठना चाहिए। और मैं एक बात आपके चैनल से के माध्यम से और कहना चाहता हूँ, आज दिक्कत ये आ रही है कि आज जो बीजेपी में कुछ कार्यकर्ता जो आते हैं, वो 35 महीने में निगम पार्षद बनना चाहते हैं। मुझे 35 वर्ष लगे, काफ़ी लंबा सफ़र तय किया आपने। मैं 1983 में सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी में, 83 से लेकर 2022, अब इसको गिनेंगे इस कालखंड को तो आपको लगेगा इतना पेशेंस रखना जी। और वो भी निगम पार्षद के लिए। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि सांसद ही लड़ूंगा, मैं तो विधायक ही लड़ूंगा। ठीक है, पार्टी ने निगम का टिकट दिया, चुनाव जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, अब मैं उस दायित्व का अच्छा निर्वाह कर रहा हूं और मैं उससे संतुष्ट भी हूं। तो सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी के अंदर ये जो नया चलन चल गया है कि कम वर्षों के अंदर ही किसी को अच्छा पद मिल जाए, और काफ़ी लोग संगठन से जुड़े हुए वो मेहनत करते रहते हैं,
काफ़ी वर्ष हो जाते हैं लेकिन तब भी उन्हें एक अच्छा पद नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ऐसी चीज़ चल रही है जिससे पुराने कार्यकर्ता भी परेशान हो रहे हों। देखिए, जो संघ के स्वयंसेवक हैं जी। वो तो इस विषय पर विचलित नहीं होते, लेकिन जो केवल एक मन में ये भाव लेकर आते हैं कि मुझे तो जाते ही कुछ चाहिए। जी। हमारी दिक्कत क्या हो गई है कि समाज में भी कर्तव्य से ज़्यादा अधिकार की चिंता होने लगी है। जी। मेरा क्या कर्तव्य है, मैंने पार्टी को क्या दिया। हम जिस दिन आते हैं उस दिन ये सोच कर आते हैं कि पार्टी से मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पार्टी हमें सब कुछ देती है, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम पहले कुछ दें, पार्टी को समय दें, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए योगदान करें, अपनी ओर से जो कर सकते हैं वो आहुति डालें। लेकिन हम पहले ही दिन जब ये सोच बनाकर पार्टी में आते हैं कि मुझे जाते ही निगम पार्षद बनना है, मुझे जाते ही तिगड़म से विधानसभा लड़नी है, मुझे जाते ही जिलाध्यक्ष बनना है, तो ये संभव नहीं है। जी। आप अपनी कार्यशैली, अपनी कार्यकुशलता, अभी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नितिन नवीन जी हमारे आदरणीय हैं, 45 साल की उम्र है। अब आप सोचिए कि 45 साल की उम्र में इतने बैरिगेड्स को क्रॉस करते हुए, उन्हें पार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक आना। जी। और ऐसा भी नहीं है कि किसी बड़े घर के जी, पुराने जुड़े हुए कोई व्यक्ति सुपुत्र हैं। हों, किसी राइट। खानदान से, किसी राज्यपाल के बेटे, किसी प्रधानमंत्री के बेटे, किसी, ऐसा कुछ नहीं है। साधारण एक परिवार के बेटे हैं और उन्होंने अपने सिद्ध किया। कितने लंबे टाइम से लगे हैं। अभी आपने फेसबुक पर देखा होगा उनकी पूरे गणवेश में कुछ फ़ोटो आए हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। और उनके बारे में कार्य करने की जो उनकी शैली है वो इतनी विनम्र है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को भी इतनी बड़ी भाजपा, जिसमें 18 करोड़ कार्यकर्ता, जी। उसमें से एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देना राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो पार्टी का नेतृत्व करेंगे, तो कुछ ना कुछ उनमें विशेष रहा होगा। और मैं अपने जो हमारे विरोधी बात करते हैं वो कई बार ये कहते हैं कि साहब आपके यहाँ भी तो परिवारवाद होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन मेरिट्स पर होता है। इस बात पर नहीं होता कि अब आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, चाहे वो कोई पार्टी हो, सबने अपने अपने परिवार के 4-4 लोगों को टिकट दे दिए। लेकिन मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसा कार्यकर्ता अगर आज जोन चेयरमैन है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है, जहां मुझे चवन्नी नहीं देनी पड़ी किसी को। जी। कार्य, मेरा धैर्य, और मैं ये मानता हूं कि पार्टी ने मुझे भी देखा कि 35 वर्ष से ये व्यक्ति, और जब मेरी टिकट का निर्णय हो रहा था तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये कहा कि अब कब लड़ाओगे उस व्यक्ति को। जी। उसकी इतनी परीक्षा हो गई, 3 बार वो जिला अध्यक्ष रह चुका, यूनिवर्सिटी का डूसू का चुनाव लड़ चुका, कॉलेज का प्रेसिडेंट रह चुका, युवा मोर्चा में रह चुका, तो अब उसे कब चुनाव लड़ाओगे। तो इस बार उन्होंने कहा कि भाई वहाँ कोई भी उम्मीदवार और कोई है ही नहीं, हमको केवल उनको लड़ाना। और ये पार्टी का निर्णय था, जनता जनार्दन की कृपा थी और मुझे ये सेवा करने का मौका मिल गया। तो सर 38 वर्ष के पेशेंस के बाद में जब आपको पहली बार 2022 में निगम पार्षद बनने का मौका मिला, तो सर कैसी फीलिंग थी वो एक तरीके से? मैं आपके बेबाकी से बोल रहा हूँ जी। और मैं ये कहानी अपने यहाँ ज़िले में उन कार्यकर्ताओं को, उन बहनों को भी सुनाता हूँ और सुनाता था जब जिलाध्यक्ष था, जी। कि एक व्यक्ति का विवाह हो और उसको कोई संतान ना हो और 38 वर्ष लग जाए, तो वो अपने पूरी कोशिश करता है, नीम हकीम, मंदिर, गुरुद्वारे, सब जगह जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे पापा कहने वाला कोई नहीं है। जी। और किसी एक नौजवान लड़के को शादी हो, 9 महीने बाद उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, तो 38 वर्ष में जिसके यहाँ पर बच्चा नहीं हुआ, उसको पता है कि पापा कहलवाने की
उसके अंदर कितनी ज्वाला भड़क रही है। जी। और जो 9 महीने में जिसको बच्चा हो गया और वो भी लड़का, तो उसे उसकी कदर नहीं है। 38 वर्ष के बाद अगर कन्या भी पैदा हो जाए तो वो ये भगवान से धन्यवाद कहता है कि मुझे पापा कहने वाली तो आ गई। जी जी। मुझे तो अभी तक कोई पापा भी नहीं कहता था। बिल्कुल। मेरी स्थिति वही है। जी 38 वर्ष के बाद जब मुझे ये निगम पार्षद को मैं कन्या रूपी मानता हूँ, विधायक और सांसद ये हैं पुत्र रतन। जी। ये तो सेवा का माध्यम है और बेटियां ही सेवा करती हैं। नहीं, आपके इस एग्जाम्पल से हम जान सकते हैं कि कितनी उत्सुकता रही होगी उस टाइम पे। निश्चित। और मैं जिस दिन मेरी टिकट मुझे मिली, मेरी 7 बार टिकट कटी जी। और मैं हर बार यही सोचता था कि मुझे कब ऐसा मौका मिलेगा। लेकिन जब टिकट मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जब जनता के बीच में गया तो उन्होंने एक बात कही, यार ये कॉलेज टाइम से लगा हुआ है ये लड़का, इसने इतनी मेहनत की है, जी। यार इसका तो बनता है वोट देना। बिल्कुल। और उन लोगों ने वोट दिया कि जो मैं सोच नहीं सकता था। मेरा हार जीत का मार्जिन 3014 वोट का रहा। मैं आपको आज कह सकता हूं कि 5 वर्ष जनता को मैंने अपना जो मेरा वार्ड है, मैंने उसे मंदिर माना है। जी। वो मेरे लिए मंदिर है। उसमें रहने वाला हर निवासी मेरा देवी देवता है और मुझे उनकी सेवा करके, क्योंकि भगवान के मंदिर में पुजारी पूजा करने का हकदार है, फल तो भगवान के हाथ में। भगवान के। और जनता जनार्दन को मैंने अपना भगवान माना, अपना देवी देवता माना है। मैं उनकी 5 वर्ष सेवा कर लूं, मुझे लगता है कि मेरे लिए इससे बड़ा अवसर कोई हो नहीं सकता। और मैं एक बात और कहूँगा, चुनाव लहरों में जीत लिए जाते हैं। चुनाव लहरों में जीत लिए जाते हैं। जब जनता जनार्दन का दिल जीतो तब है वो असली चुनाव, कि हमने बेहतरीन। जनता जनार्दन का दिल जीत लिया। बेहतरीन सर, बेहतरीन सर। इस पे एक और चीज़ सोने पे सुहागा मानी जाएगी, जो अभी रिसेंटली आपको पद्धति मिली है। साउथ जोन के आप चेयरपर्सन बने हैं एमसीडी के, तो सर उसके बारे में, उसकी फीलिंग इतनी ज़्यादा और थोड़ी आपको पार्टी की तरफ से अच्छा पद दिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या बताना? सच बात तो ये है कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मुझे तो लग रहा था क्योंकि केजरीवाल जी ना चाहते हुए भी हमारे और आपके बीच में आ गए। जब वो सत्ता में आए नगर निगम में और हम विपक्ष में थे, तो हमें लग रहा था कि हमें विपक्ष के पार्षद के रूप में ही पारी ख़त्म करनी पड़ेगी। लेकिन उनके 18 पार्षदों ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई, अलग हो गए, अल्पमत में आ गए। हमारी बीजेपी नगर निगम में बहुमत में आ गई। उसके बाद महापौर का चुनाव हुआ, उप महापौर हुआ, स्टैंडिंग कमेटी बनी, उसके बाद जोन बने, जोन के बाद सारी कमेटियां बनी। तो हमें लगने लगा कि चलो मौका मिलेगा। और पार्टी ने ये तय किया था कि जिन जोनों में हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे दिल्ली में बहुत कम है जो 3 बार जिलाध्यक्ष रहे हों। और मेरे जोन में जी। तो आप सच मानिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने 18 में से जिन 18 की रिकमेंडेशन की थी, 13 टिकट मेरी रिकमेंडेशन पर हुए। तो वो 13 के 13 तो मुझे ये मानते हैं कि हमारे बड़े भाई हो, आप ही टिकट दिलवा के लाए हो। और मैंने ये कहा था पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब मैं बैठा था, तो विजयंत पांडा जी ने क्वेश्चन किया कि अध्यक्ष जी कितने लोगों को जिताओगे। मैंने कहा जी जिताएगी जनता, लेकिन मेरा एक कॉन्फिडेंस है 18 में से 14 सीट हम जीतेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जीतेंगे तो क्या होगा। तो मैंने कहा मेरा कॉलर पकड़ के और आप जो सज़ा बोलोगे कबूल करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप तो चुनाव लड़ रहे होगे, आपको चुनाव लड़ने की इच्छा है, अगर पार्टी ने टिकट दे दिया तो आप तो चुनाव। तो मैंने कहा रहूँगा तो पार्टी में ना, आप मुझे जो सज़ा देंगे। और भगवान की कृपा से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से 13 वार्ड आज भी हम जीते हुए हैं 18 में से जी। और 3 वार्ड हम, एक वार्ड हारे हैं 270 वोट से, एक 400 कुछ वोट से। अगर 3 वार्ड भी हम जीत जाते तो पिछली बार की तरह रिकॉर्ड होता। पिछली बार मैं जब जिलाध्यक्ष था 19 में से 18 वार्ड हम जीते थे जी। दिल्ली में नंबर 1 पर थे जी सर। और इस बार भी हम दिल्ली में नंबर 1 पर हैं 18 में से
13 वार्ड जीतकर। तो सर, जैसे आप निगम पार्षद बने, तो कौन सी आपको सबसे पहले चुनौतियां महसूस हुई कि वहाँ पे काम होना था, और उन्हें आपने कैसे पार किया, और आने वाले वर्षों में आप उसे कैसा देखना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, निगम पार्षद सबसे नज़दीक रीच पर होता है जनता के, जी और जनता की अपेक्षाएं निगम पार्षद से ज़्यादा होती हैं, विधायक और सांसद से कम होती हैं, क्योंकि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान निगम पार्षद के पास है। अब हमारे कुछ निगम पार्षद कहते हैं, चेयरमैन साहब फंड नहीं मिल रहा, तो मैं उनको एक बात समझाता हूँ। जब 1983 में चुनाव हुआ था, तब दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी, और मुख्य कार्यकारी पार्षद होते थे और मंत्री के रूप में कार्यकारी पार्षद होते थे, और महानगर पार्षद जो आज विधायक हैं उनको महानगर पार्षद कहते थे, और निगम पार्षद। तो ये 1983 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जीती थी और बीजेपी हार गई थी, और ये 1988 में ख़त्म होना था कार्यकाल। 1989 में इसको भंग कर दिया गया, दोनों को, महानगर परिषद को भी और निगम पार्षद। और 1993 में पहला चुनाव हुआ, दिल्ली सरकार बनी मदन लाल खुराना जी वाले समय में। तो उतने कार्यकाल में कोई जनप्रतिनिधि दिल्ली में नहीं था, तब भी तो दिल्ली चल रही थी, बिल्कुल, तब भी कार्य हो रहे थे, विकास कार्य हो रहे थे। हम कभी भी फंड का बहाना ना करें। निगम पार्षद का धर्म है वो जनता के बीच में रहे, जनता के दुख सुख में रहे, और जनता के लिए अच्छा सोचे। किसी के यहाँ मौत मृत्यु हो जाए और रात को आप वहाँ पहुँच गए और आपने जाकर वहाँ ये कहा कि मेरे लायक बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, इसमें कहाँ फंड की ज़रूरत है जी। ये नालियाँ, ये सड़कें, ये सब बनते रहेंगे। हाँ, आपने एक प्राथमिकता पूछी, तो प्राथमिकता मेरी एक थी और आज भी है, जो मेरी अभी पूरी नहीं हुई। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का विषय हर बार रहता है जी, और ये एक मुद्दा बनता है, अभी भी बना हुआ है। मेरी इच्छा ये थी कि अगर मुझे कोई ऐसा सोर्स मिल जाए तो मैं अपने क्षेत्र में 4 बड़े एयर प्यूरीफायर लगाऊं, जी, जिससे ये हर बार का चक्कर ख़त्म हो जाए और जनता को सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो होती है मानसिक परेशानी। आज हमको यदि आप ये कह दें कि आज AQI आपका 400 क्रॉस हो गया, तो टेलीविज़न देखने के बाद सुबह लोग निकलने में डरते हैं कि आज 400 से पार हो गया, और आपको अगर टेलीविज़न ने नहीं बताया तो आप 450 में भी अपना सुबह पार्क में जा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मानसिक जो जनता के ऊपर ये आया हुआ है कि साहब, तो मुझे लगता है कि अगर ये 4-5 मेरे क्षेत्र में लग जाते, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जी, कि CSR फंड होता है बड़ी कंपनियों के पास जिनके 1000 करोड़ की टर्नओवर होती है, उनको ये CSR फंड देना ही कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो मैं उनसे कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन छोटे लोगों से मैं लेकर आया हूँ। 3 टॉयलेट मैंने बनवाए हैं CSR फंड से, उसमें निगम का पैसा कोई नहीं है। तो मेरी प्रायोरिटी जो सबसे बड़ी थी वो तो थी ये प्रदूषण वाली, जो अभी तक नहीं, क्योंकि 2.5 साल तो हमारा बर्बाद हो गया। रोज़ लड़ाई झगड़ा, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। अब बीजेपी बटने चुर ले कि जब हाउस नहीं चलेगा तो बीजेपी क्या करेगी। अब हाउस भी चल रहा है, अब स्टैंडिंग कमेटी भी बन गई, अब काम होने शुरू हुए हैं। अभी हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने हमको 1-1 करोड़ रुपया दिया है जी। तो हमने उसमें जो हमारी चीज़ें रुकी हुई थी हमने उसको करवाना शुरू किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूँगा कि बहुत बहुत बधाई देता हूँ बहन रेखा गुप्ता जी को। उन्होंने पैसे के लिए ये कहा है, अभी भी 4 दिन पहले आई थी जी, सिविक सेंटर में, उन्होंने अधिकारियों से कहा आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पहले दिन सड़क बनती है और 3 दिन बाद, अभी वो पक्की भी नहीं होती,
तभी आपके जल बोर्ड वाले खुदाई करने आ जाते हैं, सीवर वाले आ जाते हैं। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जी ये जो गैप आ रहा है कि हमको ये पता होना चाहिए जब लाइन डलनी है तो पहले लाइन डल जाए। तो ये पैसे की भी बर्बादी हो रही है और पब्लिक भी परेशान हो रही है। तो उन्होंने कहा पैसे से कोई काम नहीं रुकेगा, लेकिन अधिकारियों को उन्होंने ठीक ठाक झाड़ लगाई कि अगर दिल्ली में अब कोई अधिकारी इस तरह का काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पैसे की दिक्कत नहीं आने देंगे। जैसा कि सर आपने बताया कि अभी कोई भी रोकथाम नहीं है क्योंकि ट्रिपल इंजन सरकार है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी और आप बीइंग अ बीजेपी निगम पार्षद, तो आपको फंड्स एलोकेट नहीं होते थे, कहीं कोई रोकता तो आपको काम करने से कहीं ना कहीं? दिल्ली नगर निगम, यदि उसका एक्ट उठा के पढ़े हम, जी तो बहुत लोगों को ये नहीं पता, लोग सोचते हैं इनको सैलरी मिलती है। ये वॉलेंट्री था, जैसे ग्राम पंचायत। जी बिल्कुल। तो दिल्ली में यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ वॉलेंट्री था कि भाई हम दिल्ली को अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए हम सहयोग करेंगे। इस पर चुनाव होने लगा तो दिन पे दिन पार्टियों का, अभी आप देखते होंगे बहुत सारे स्टेटों में सिंबल नहीं होता, सिंबल अलॉट करती है वहाँ की बॉडी जो चुनाव कराती है। जी। वहाँ बीजेपी का सिंबल नहीं होता, वहाँ कोई भी किसी सिंबल। लेकिन दिल्ली में ये चुनाव भी इतना महत्वपूर्ण बन गया, क्यों? क्योंकि ये कंपास की तरह स्विंग दिखाता है ये चुनाव। अभी जैसे 12 चुनाव बाई इलेक्शन हुए नगर निगम के, 7 बीजेपी जीती जी, 3 उसमें आम आदमी पार्टी जीत गई और 1 कांग्रेस जीती है, 1 या 2। अब इससे लोगों में ये पता लग गया कि बीजेपी और मोदी जी की विश्वसनीयता अभी घटी नहीं है। तो सर जो जब ये वोटिंग में बीजेपी के ज़्यादा सीट्स आती हैं, आजकल आप देख रहे हो जैसे कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टीज भी आरोप लगा रही हैं वोट चोरी का। बिल्कुल। तो इस पे आपका क्या कहना है? मतलब 900 मुंह से खाए बिल्ली हज को चली, एक कहावत आपने सुनी होगी। जी जी। इस कहावत का मतलब ये है, उन कांग्रेसियों को, विपक्षियों को मैं ये याद दिलवाना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ और 15 लोगों की वोटिंग हुई प्रधानमंत्री के लिए, उस समय सरदार पटेल जी को मिले थे 12 वोट, नेहरू जी को 1 वोट मिला था। और सरदार पटेल जी को नेहरू जी ने बुलाया, उन्होंने गांधी जी ने बुलाया अंदर और उन्होंने कहा आपको नेहरू के समर्थन में विड्रॉ करना पड़ेगा। तो 12 वोट वाला प्रधानमंत्री नहीं बना, 1 वोट वाला प्रधानमंत्री बना। वोट की चोरी उन्होंने की या मोदी जी ने की? तो इतिहास है और मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, इतिहास उठा लें। नहीं, आपकी सर जो अनुमान है इसके ऊपर हम उस पर कोई वो नहीं लगा रहे प्रश्न चिन्ह कि ये क्यों ऐसा है, लेकिन अभी जो आजकल का दौर चल रहा है वो भी बताता हूँ। 2 चेहरे एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं, एक ही घर के अंदर 10-10 लोग, 100-100 लोग दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कभी भी देखना, कमियां निकालना, नेगेटिविटी करना, इसमें गर्दन ज़्यादा हिलती हैं। अभी SIR मैं चुनाव आयोग में आज भी इस लोकसभा को कोऑर्डिनेट करता हूं, बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में मैं कोऑर्डिनेटर हूं। अभी जनता में आपके कैमरामैन निकल जाए ये SIR है क्या, लोग कहेंगे हमें नहीं पता, बस इतना पता बांग्लादेशी भाग रहे हैं। बिल्कुल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसकी फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे। ये होता क्या है, वो सोच रहे हैं कि ये घुसपैठियों को पकड़ने के लिए कोई योजना लाए हैं, जैसे वो मुस्लिमों को डरा दिया था। जी जी जी, वैसे ही वो सोच रहे हैं। लेकिन ये निर्वाचन आयोग में हर 5 वर्ष में ये इंटेंसिव, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये है, और हर साल दिसंबर के महीने में, सितंबर के महीने में स्पेशल समरी रिवीजन होता है। विशेष समरी रिवीजन होता है कि उसमें आप अपना वोटर लिस्ट में नाम ठीक देख लें, एड्रेस चेंज हो गया तो वो ठीक करा लें, पोलिंग बूथ ठीक करा लें, ये होता ही है। और 5 जनवरी को हमारी नई मतदाता सूची हर वर्ष आती है,
जिसे बोलते हैं फाइनल ड्राफ्ट। जी। अब ये जो SIR है, ये क्यों परेशानी आ रही है? 2003 में हुआ था। अब लोगों को इतने टाइम से ये हुआ नहीं, अब करवाया है निर्वाचन आयोग ने, तो सबको ये लग रहा है कि साहब हम तो अब 2002 की मतदाता सूची कहाँ से लाएंगे। अब जिन लोगों के नहीं है वो तो परेशान है। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ 2002 में यदि आप उसमें फॉर्म देखेंगे तो उसमें यह ऑप्शन है कि आप 2002 में पैदा नहीं हुए, आज आप 18 वर्ष के हैं, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपके पिताजी को यह बताना पड़ेगा कि मैं 2002 में यहीं रहता था, तो आपका मान लिया जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, जो शोर मच रहा है, कहीं 50 लाख वोट कट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। अभी आप कहीं भी जाके निर्वाचन आयोग की साइट पर जाएं तो ये जो बंगाल में, कहीं सुना आपने कि आधार घर बना के दे जाते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना। आप बंगाल में सबको आधार ममता दीदी ने बंटवा दिए और आधार से वोट डल रहा है जी। वोटर कार्ड है या नहीं है, बस आधार है उसके पास, आधार से, क्योंकि आधार स्टेट के पास अपना वो है और बना दिया उन्होंने, क्योंकि ऑफिसर के हाथ में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आधार कार्ड इज अ वैलिड प्रूफ, इसे हाँ? कोई डिनाइल नहीं कर सकते। तो वाई मतलब बीजेपी इसे डिनाइल कर रही है, या फिर इलेक्शन कमीशन इसे क्यों आधार नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हम ये कह रहे हैं आधार के साथ साथ आपको अपना रेजिडेंशियल प्रूफ कि मैं यहाँ 2002 से रह रहा हूँ, कुछ तो आपके पास होना चाहिए। कोई स्कूल का सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, आपके पास वोटर आई कार्ड, कुछ तो होना चाहिए। आधार कार्ड इज यूज्ड, मतलब आधार कार्ड जब बनता है तो उस टाइम पे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये सब वेरिफिकेशन होता है, उसी के बाद वो बनता है। बिल्कुल ठीक है। तो आधार इज अ वैलिड प्रूफ, तो फिर वोटर आईडी की मैं बताता हूँ, ये सब आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में ममता जी के बंगाल में जी अभी आप चुनाव हुआ है बिहार का, बिहार में इतना फर्जी वोट था, वो सारा मतदाता सूची से निकला, निकलने के बाद वोटिंग हुई है। अब ईवीएम नहीं है, अब वोट चोर हो गए, क्योंकि ईवीएम थोड़ा सा लोगों के दिमाग में भरा नहीं। ईवीएम पर लगे थे ना प्रश्न चिन्ह, और ईवीएम कौन लेकर आए थे? राजीव गांधी, नो डाउट। उससे पहले इतना बड़ा बैलेट पेपर होता था जी, और उस पर 25-30 उम्मीदवार होते थे, 2 दिन काउंटिंग में लगते थे। राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आया हूं कि अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ईवीएम जो लेकर आया, आज वही उन पर प्रश्न चिन्ह, पिता लेकर आए, बेटा उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे देखा जाए कि ये ईवीएम्स आर मेड इन इजराइल। अब ये जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इजरायली कंपनी के साथ मिली भगत करके ठीक बात, ये वाला काम किया जा रहा है। तो उस पे क्या आपका विचार है? जब चुनाव जीतते हैं तो उसको क्या मानेंगे? विपक्षी जब चुनाव जीतते हैं केरल में और सरकार बनती है और ढोल बजाते हैं, तो कौन सी ईवीएम होती हैं? इजरायली होती हैं या इंडियन होती हैं या राहुल गांधी जी की कंपनी की होती हैं? तब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तब वो ये नहीं कहते कि ईवीएम इजरायली है, इनमें फिटिंग हो गई है, इसमें फिक्सिंग हो गई है। लेकिन वोट चोरी के अंदर देखा जाए तो उन्होंने अपने ही स्टेट का, बैंगलोर का, उन्होंने पूरा बताया है कि यहाँ पे भी डबल वोटिंग हुई है कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी तिरुवनंतपुरम में, कर्नाटका, हाँ नहीं, कर्नाटका में बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताई हैं। अभी राहुल गांधी जी ने, आपको मैं याद दिलवाता हूँ कि उस पर लेकर आए थे, जब बिहार के वोटिंग होनी थी उससे पहले एक ब्लास्ट होना था जी, बहुत तैयारी थी कि ऐसा ब्लास्ट होगा, बिहार सारे के सारे लोग वोट कांग्रेस को और उसको इंडिया गठबंधन को करेंगे। और उसमें दिखाया एक व्यक्ति के वोट दिखाए, इतने एड्रेस पे इतने इतने इतने, और बाद में वो व्यक्ति टीवी पर आ गया और वो कहता है साहब मेरे को तो पता ही कुछ नहीं, मेरे को तो ये कहा गया था कि आपको ऐसा बोलना है, मैंने बोल दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आरोप लगाना सबसे ज्यादा आसान काम है, लेकिन उसको प्रूव करना, कान कौआ ले गया, यहां ये चल रहा है।
कि जी। कान मेरे पास है, लेकिन कह दिया कान कौवा ले गया। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, हम राजनीतिक जीवन में हैं। आज आप सुनकर दंग रहेंगे, सुबह 7:30-8 बजे हम लोग निकलते हैं, रात को 11:30 बजे घर जाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा क्षेत्र साफ रहे, हमारे क्षेत्रवासी हमारे बहुत सुखी रहें, हम उनकी सेवा कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके पास उसका कोई वो नहीं होगा। एक व्यक्ति सुबह उठता है और 7:30 बजे वीडियो बनाता है जी। और वो डालता है सोशल मीडिया पे, देखिए शकरपुर सड़ गया। 7:30 बजे तो सड़ेगा। गूगल फोटो तो है नहीं जिसमें टाइम आए, जी। जिसमें डेट आए, जिसमें लोकेशन आए, वो तो आएगा नहीं। जी। अब उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया और लोगों ने, यार वाकई बुरा हाल है, जी। बुरा हाल है, ओहो देखो क्या हाल हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जो 7:30 बजे उठते हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ अपने वार्ड में कि अगर हम शकरपुर वार्ड की बुराई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो हम भी बुरे बन रहे हैं। हमारा रिश्तेदार ये कहेगा, यार कहाँ शकरपुर में रह रहे हो, जी। आपका शकरपुर तो इतना गंदा है। आप अच्छाइयाँ नहीं बता पाते, आप बुराइयाँ बताते हो, और बुराई पर जल्दी लोगों की गर्दन हिलती है। कभी भी बुरी चीज़ को कोई कंडेम नहीं करता। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे के अपनी बात ख़त्म करूं। मैं सुबह से स्कूटी पे निकलता हूं और जीवन में मैं स्कूटी पर रहा हूं यूनिवर्सिटी टाइम से आज तक, सर्दी गर्मी या बरसात। अब लोगों को कोई चीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि आज जनप्रतिनिधि अच्छे कपड़े पहन ले, गाड़ी में निकलने लगे। लोग क्या कहते हैं, भाई साहब माल आ रहा है, देखा गाड़ी में क्या मज़ेदार गाड़ी ली है, जी। अब देखा ब्रांडेड टी शर्ट ब्रांडेड कमीजें पहन रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज ये जो राजनीतिक जीवन है ये बहुत कठिन है। शाहदरा साउथ जोन के अंदर कर्मचारी अक्सर देखा जाता है सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसा क्यों है? सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करते थे। जी। अभी 5 महीने में केवल एक प्रदर्शन हुआ है, और वो हुआ है MTS, जो ये मलेरिया वाले, वो उनकी मांग थी हमें पक्का करो। अभी आप हैरान हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद मैं आपको डाटाज के हिसाब से 3000 लोगों को हम पक्का कर चुके हैं, जो हमारे पर्यावरण प्रबंधन, जो सफाई कर्मचारी कहा जाता था, हमने, मोदी जी ने उनको नाम दिया है पर्यावरण प्रबंधक, उनको पक्का कर चुके हैं। और जिनके एरियर, जिनके बैलेंस रिटायर होने के बाद थे, या जिनका तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही थी, अब आपको ये सुनने को नहीं मिलता होगा कि हमको तनख्वाह नहीं मिल रही। और मैं आपको वो भी याद दिलाता हूँ कि एक ज़माना वो था जब टीचर्स को, प्राइमरी टीचर्स को 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। मेरी धर्मपत्नी भी MCD की टीचर थी किसी ज़माने में, और 2-2 महीने इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार, जो आपने अभी कहा, तो ट्रिपल इंजन की सरकार का एक बेनिफिट तो ये ज़रूर है कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि केजरीवाल साहब, जी। अब सारे जवाब हमको ही देने, और दे रहे हैं। वो आपने देख भी लिया होगा, चाहे वो छठ का विषय था, तब भी आपने देख लिया कि छठ जमुना पर ही हुआ, जिसे केजरीवाल जी, अब केजरीवाल जी के जो चेले चपाटे हैं, वो ये कहते थे आपने पानी वहाँ से छोड़ दिया, जो हमने छोड़ा आप भी छोड़ सकते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहदरा साउथ जोन पर आता हूँ मैं। शाहदरा साउथ जोन में पिछले 6 महीने से 2 बजे से 5, साढ़े 5, 6 बजे तक मैं बैठता हूँ। वहाँ पर कोई अप्रोच की आवश्यकता नहीं, वहाँ जो आता है मैं उसकी बात सुनता हूँ, पहले पानी पिलवाता हूँ, फिर चाय पिलवाता हूँ, नाश्ता कराता हूँ, उसके बाद मैं ये कहता हूँ आप अपनी समस्या बताइए, और अधिकारियों को वहीं बुलाकर
समस्या का समाधान कराता हूँ। एक बात और कहूँगा कि दिल्ली नगर निगम और पुलिस अगर सोने की भी बन जाएगी तब भी लोग इसको भ्रष्टि मानेंगे। जी। इमेज ऐसी बना दी गई। पुलिस वाला एक केला खाए रेहड़ी पर, कोई मान ही नहीं सकता कि पैसे देगा। उस बेचारे के भाग्य में यही लिखा, चाहे वो कितना ही शरीफ है, लेकिन लोग कहेंगे देखा ठेली वाले से केला खा रहा है ना, फ्री में खा रहा होगा। ऐसी इमेज क्यों बनी? आपको क्या लगता है कि इतने साल लोगों ने सहा है कहीं ना कहीं तभी ऐसी इमेज बनी है? यथा राजा तथा प्रजा। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। जी। याद करवाता हूँ, तब हमारा और आपका जन्म नहीं है, लेकिन इतिहास साक्षी है। उन्होंने हरित क्रांति का नारा दिया था कि हम एक समय भोजन करेंगे। जब प्रतिबंध वगैरह की बात आई थी, जनता ने उनकी बात को फॉलो किया, माना। और उसके बाद मैं एक व्यक्ति को कह सकता हूँ और उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने जनता का विश्वास जीता है। और कैसे जीता? जब कोरोना चल रहा था, क्या किसी को लगता था कि लोगों से एक अपील करते थे वो 8 बजे आके कि आपने कल शाम 5 बजे अपने छज्जे पे खड़े होकर ताली बजानी है कोरोना योद्धाओं के लिए? भारत का कोई ऐसा छज्जा नहीं था जिस पे लोग नहीं खड़े थे और ताली नहीं बजा रहे थे। फिर उन्होंने कहा अब थाली बजानी है, लोगों ने थाली बजाई। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन कहना बहुत आसान है। लॉकडाउन का इतिहास पढ़िए। जिस देश में लॉकडाउन लगता है उस देश की आर्थिक स्थिति क्या होती है। अगर इससे पार पाए हैं तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण पाए हैं, नहीं तो हम लॉकडाउन होना एक एक डेढ़ महीने के लिए कम बड़ी बात नहीं है। और उस ड्यूरेशन में बड़ी बात ये थी वैक्सीन। मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा, मलेरिया की वैक्सीन। आज मलेरिया को कोई बीमारी नहीं मानता, लेकिन पहले जब मलेरिया आया था तो कोरोना की तरह आया था और लोग मरते थे इससे, क्योंकि पता ही नहीं होता था ये है क्या। मच्छर काटता था, जहर फैल जाता था, जैसे प्लेटलेट्स डाउन होते थे और व्यक्ति सोचता था भाई चलो इसे ये हो गया होगा, खांसी खुर्रा हो गया, ये हो गया, और वो मर जाते थे। तो इतना ही डेंजर था। इसकी 12 साल लग गए थे जब इसकी वैक्सीन तैयार हुई। और ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 महीने के अंदर जी देश में वैक्सीन आ गई। देश में ही नहीं आ गई, विदेशों में भी आ गई। और लोगों ने ये कहा, जो छोटे छोटे कंट्री हैं, उन्होंने कहा हमारे जीवन दाता है नरेंद्र मोदी। अपनी तो बनाई बनाई वैक्सीन लोगों को दी और दूसरे देशों को भी यहाँ से भेजी गई। आज अगर हम यहाँ इंटरव्यू कर पा रहे हैं ना, जी जी, तो इसमें नरेंद्र मोदी जी का बड़ा हाथ है। और वो इसलिए हाथ है कि हम कोरोना से बचे हुए हैं तो इंटरव्यू कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर। नहीं तो ये विधानसभा, ये नगर निगम, ये लोकसभा रह जाती धरी की धरी, और हम भगवान के यहाँ होते, कोई हमारी फोटो पर माला लगाने वाला भी नहीं होता। सर, शहादरा साउथ जोन का भी रिसेंटली बजट आया है सामने, बिल्कुल, जिसके अंदर टोटल उन्होंने जो अपना रेवेन्यू दिखाया है वो दिखाया है 48 करोड़ रुपए का, अनुमानित रेवेन्यू। और जो एक्सपेंसेस दिखाए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1333 करोड़ के आसपास की फिगर दिखाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। हाँ हाँ। तो सर, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यू इतना कम है, इसके पीछे का क्या मेन कारण लगता है आपको? एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें हाउस टैक्स इंक्लूड नहीं है जी, वो फिगर अलग है, जो हमारी इनकम। जी, तो मुझे पत्रकारों ने उस दिन कहा कि आमदनी 98 और खर्चा 1 रुपया, तो कैसे पूरा करोगे? जी, तो मैंने उनको एक बात कही थी कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये जो आमदनी कम क्यों है, इसका कारण है, आपको याद दिलवाता हूं। जमुना के उस पार वाले लोग कहते थे किसी जमाने में, नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखिया जमुना पार। जी, ये कहते थे। और ये क्यों कहते थे? क्योंकि शहादरा बदनाम था पागल खाने के नाम से। जी,
ताहिरपुर था कोड़ी खाने के नाम से, बिल्कुल अभी भी कोड़ी भाई हैं वहाँ, बिल्कुल। और गाजीपुर के पास था बूचड़खाना। अब ये तीनों इतनी बड़ी विशेषताएं थी, तो इसलिए कहते थे कि नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखिया जमुना पार। अब जमुना पार क्यों था? इंदिरा गांधी जी ने जितनी ट्रांजिट कैंप, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, हिम्मतपुरी, नंदनगरी, जितनी नगरी सारी जमुना पार में, क्योंकि जमुना पार को ये मानती थी कि नई दिल्ली से उठाओ और जंगल में डाल दो, किसी को सबसे पिछड़ा हुआ। अब खिचड़ीपुर ट्रांजिट कैंप है, 22 गज के त्रिलोकपुरी में प्लॉट हैं, 22 गज के, वहां से उठाते थे और यहाँ डाल देते थे उनको लाके। अब ये 22 गज वाले क्या रेवेन्यू देंगे साहब? बिल्कुल, इनसे तो रेवेन्यू आएगा नहीं। इनकी तो हमें और भर्ती पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इनके खर्चे हैं, सड़क इनकी बनानी पड़ेगी, नाली इनकी बनानी पड़ेगी, सफाई कर्मचारी इनको देने पड़ेंगे। तो हमारे को कंपेयर साउथ दिल्ली से नहीं कर सकते। साउथ दिल्ली में जो इनकम सोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं जी, और खर्चे कम हैं। एक पॉश कॉलोनी में कूड़ा उठाने के लिए कोई ज़्यादा आदमी नहीं भेजने, नालियाँ हैं नहीं, सब सीवर सिस्टम है, सारा मास्टर प्लान के अनुसार है। लेकिन यहाँ पर हमें कर्मचारी भी देने हैं, सारी चीज़ें देनी हैं, और वहाँ से रेवेन्यू हमारे आएगा नहीं। तो ये तो हुआ ये कि क्यों है ऐसा। अब इसकी भरपाई कैसे करेंगे, आपने पूछा। तो ये निश्चित रूप से रेखा जी ने एक बात कही है कि हमारी 3 एमसीडी हो गई थी, ईस्ट दिल्ली, एक साउथ दिल्ली और एक नॉर्थ दिल्ली, और सबसे ज़्यादा अमीर थी साउथ दिल्ली। राइट। 3 भाइयों में सबसे गरीब भाई था ईस्ट दिल्ली, और वो इसीलिए गरीब था। तो यहाँ पर लाले पड़े हुए थे। आज हमारी सेंट्रलाइज है दिल्ली नगर निगम, जो सिविक सेंटर में हमारा हेडक्वार्टर है। अब वहाँ पर जो पैसा आता है, अभी रेखा जी ने दिल खोल के पैसा नगर निगम को दिया है। तो उसमें अगर एक संयुक्त परिवार में एक व्यक्ति की तनख्वाह तो आती है, एक भाई की तनख्वाह आती है 20,000 और एक भाई लाता है 1 लाख, तो दोनों को मिला के 1,20,000 हो गया। अब जब खर्चे आएंगे तो 60,000 के खर्चे होंगे, 60,000 बचत हो गई। लेकिन ये दोनों भाई अलग अलग हो गए तो 20,000 वाला केवल हैंड टू माउथ होगा, राइट। 1 लाख वाला अपना बचत करेगा। तो आज हम सेंट्रल में बैठे हैं, और हमारे को मोदी जी ने भी एक बात कही है, दिल्ली नगर निगम केवल एक बात करे, पैसे की चिंता ना करे, दिल्ली को हमने साफ सुथरी दिल्ली बनाना है, उन सपनों की दिल्ली बनाना है जिन सपनों को दिल्ली वाले, दिल्ली वासी देखना चाहते हैं। तो इसलिए पैसे का विषय नहीं आएगा। ये जो अभी बजट है, बजट तो हमें देना पड़ेगा, घाटे का बजट है, हमारे पर खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, लेकिन इस आमदनी को भी हम और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सर, वो जो कई 100 करोड़ का एरियर्स भी है, उसके अंदर जो आपका बजट है उसमें काफ़ी लेना भी है, तो उसे कैसे आप फॉलो कर रहे हैं? मतलब फॉलो ये कर रहे हैं कि उसके लिए जो हमारा पीछे हमने ये बात कही भी है, और हमने डीसी जो हमारे बादल कुमार जी, उनके माध्यम से ये बात कही भी है कि जो हमारा ईस्ट दिल्ली राइट के लिए, जो शाहदरा साउथ जोन के लिए जो हमारा बनता है, अब उसके जैसे आपने एरियर की बात कही है, तो उसमें हम प्रयासरत हैं कि वो पैसा हमको मिले और हम उसको आगे खर्च कर पाएँ जी। लेकिन अच्छी बात ये है, जिसका आपका ध्यान जिस तरफ नहीं गया, जी। अभी अरविंदर सिंह लवली जी को यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, और उसमें 1,000 करोड़ रुपया उनको पहली किस्त दे दी गई। अभी कम नहीं है, और ये केवल यमुना पार में लगेगा पैसा, जी। उधर नहीं लगेगा, ये कंडीशन है, क्योंकि यमुना पार विकास बोर्ड, तो वो लगेगा शाहदरा साउथ जोन और शाहदरा नॉर्थ जोन। राइट। मनोज तिवारी जी की लोकसभा उधर है और हर्ष मल्होत्रा जी की लोकसभा इधर है, केवल इधर ही वो पैसा लगेगा। तो ये मान लो ना कि 1,000 करोड़ रुपया वो जो आ गया है, और लवली जी ने दोनों जोन के पार्षद बुलाए थे, चाय पिलाई उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे को, और उन्होंने कहा कि पैसे की छोड़ दीजिए चिंता, आप एस्टिमेट बनवाइए, आप काम करवाइए, पार्कों में आप हरा भरा पार्क बनवाइए, मैं पैसा दूंगा। तो हमें पैसे की अब चिंता है नहीं,
पैसे का अगर कोई रोना रोता है तो वो गलत बात करता है, वो अपने कार्य से भाग रहा है, अपने कर्तव्य से भाग रहा है। पैसे के विषय पे कोई बात नहीं है, लेकिन हमको समय देना वो जरूरी है, क्योंकि दिल्ली वासी अब पैसे का रोना सुनने को भी तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, पक गए हैं। बिल्कुल। क्योंकि केजरीवाल जी जब हमारे हिस्से का पैसा नहीं देते थे तो रात को केजरीवाल जी के घर लगभग 6-7 दिन हमारे सांसद, हमारे पार्षद, हमारे विधायक सब धरना प्रदर्शन धरना, होता था। रात भी वहीं रुकते थे, दिन भी वहीं रुकते थे, और बहुत ज़्यादा। लेकिन अब अच्छी बात ये हुई है कि दिल्ली वासियों ने अपना सारा जो उनका दारोमदार है, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को दे दी हैं कि अब आप ये नहीं कह सकते कि केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे। जी। तो इसके लिए तो हम जी। प्रतिबद्ध हैं और उन वचनबद्ध हैं कि हम आपको करके देंगे। और ये आने वाले जो 2 साल हैं, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अमित शाह जी ने एक बात कही है। आप कभी गए हैं ये जो असिता पर्व में, पूर्व में आप गए हैं कभी? नहीं। एक दिन आप जाइए कैमरामैन लेकर। जी। दिक्कत कहाँ आती है, मैं दिल्ली नगर निगम के अपने सरकारी विभागों से एक बात कहता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला प्रचार में जीत जाता है। अब आप देखिए, दवाइयों पर आता हूँ एक उदाहरण के कारण, जन औषधि की कोई प्रचार नहीं है। जी। सिप्ला हो, रैनबैक्सी हो, जितनी बड़ी कंपनी, प्राइवेट कंपनीज की सारों ने डॉक्टरों को प्रलोभन दे देकर ये स्थिति बना दी कि वो एक दवाई आपको अगर कुछ भी हो जाएगा, जब डॉक्टर लिखेगा तो आपकी 1,500 से 2,000 रुपए की दवाई आएगी, और वही जन औषधि से 500 रुपये 400 रुपये में आ जाती है। लेकिन वो लिखने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसका प्रचार ज़्यादा है, भाई ये सिप्ला की है, ये रैनबैक्सी की है, ये उस कंपनी की है। ऐसे ही हमारा प्रचार नहीं हो पा रहा। जी। केजरीवाल जी ने 556 करोड़ रुपया प्रचार का रखा था, और मुझे नहीं पता आपके टीवी चैनल को उन्होंने कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन बाकी चैनलों पे उनका ऐसा रहता था कि सीईओ को फ़ोन पहुंचता था, या हमारे विरुद्ध क्यों दिखा रहे हो, 1 करोड़ का चेक नहीं मिलेगा अब आपको। जी। तो वो चैनल बेचारे बाध्य थे कि वो दिन में कितना भी कोई इरिटेट हो जाए, उन्हें 10-15 बार केजरीवाल जी दिखाने ही पड़ते थे, क्योंकि 1 करोड़ का चेक मिलता था। एक छोटी सी चीज़ इसमें मैं रखना चाहूँगा, बीजेपी के एड्स जहां आम आदमी पार्टी के अगर एक बार ही दिखाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के 6 बार 7 बार दिखाए जाते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये होगा कि बीजेपी की साइड से कॉल्स ज़्यादा जाती हैं? मैं ये कहूँगा, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं जी। वो अपना प्रचार करें। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो सरकारी डिपार्टमेंट्स के कर रहा हूँ। बीजेपी तो करेगी। जी। अभी बंगाल में चुनाव है, तो बंगाल में जाके कहीं वहाँ की सब्जी मंडी से भुट्टे उठाकर, और वो तो नहीं भूनेगी, चुनाव जीतने जाएगी। और चुनाव जीतने जाएगी तो 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने पहले उन्हें प्रचार भी टीवी पर करना पड़ेगा कि हम बंगाल में कैसा बंगाल चाहते हैं, कैसा बंगाल देंगे। जैसे आपने दिल्ली में भी धुआंधार प्रचार किया, वो किया पार्टी ने। जी। पार्टी कर रही है, और उसमें पार्टी जो सरकार करती है, सरकार को दिखाने। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, रेखा जी ने, आप बजट उठा लीजिए, 556 करोड़ रखे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और केजरीवाल जी ने ओपन 40-50 लाख का सामान आता था, और उस पर 15 करोड़ प्रचार पे लगते थे। कस्टमर अवेयरनेस के लिए भी प्रचार किया जाता है, ठीक है, कि ये हम सुविधाएं दे रहे हैं। ठीक है। अब मैंने जैसे अभी कहा, असिता पूर्व जी। एलजी साहब आए। अभी आपको ये एक बड़ी बात बताता हूं कि अभी जितने भी फॉरेनर्स आ रहे हैं सरकारी, उनको वहां ले जाया जा रहा है। अब अंदर जाके देखिए कितना सुंदर बना दिया गया है। और अभी जैसा साबरमती, जैसा गुजरात में शाम को लोग नदी के किनारे, वैसे ही इसकी भी सारी तैयारी हो गई है। और मैं आपको एक बात कह सकता हूं, 2027 का जो चुनाव आएगा दिल्ली नगर निगम का, उस चुनाव से पहले पहले आपको दिल्ली में लगेगा कि हाँ, दिल्ली सरकार ने कुछ करके दिखाया है। और इतना भरोसा आपको ज़रूर दिलाता हूँ कि दिल्ली के विधायक, दिल्ली के पार्षद, दिल्ली के सांसद अपनी अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह मुस्तैद हैं।
मुझे परसों हर्ष मल्होत्रा जी, एक विवाह रिसेप्शन कार्यक्रम था, 25वीं सालगिरह थी, तो मैं वैसे ही पूछ रहा था, तो उनका कहना था कि आज मैं पूरे 17 फंक्शंस में होकर आया हूँ जी। 17। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकतर आपको डेडिकेशन के साथ काम करते मिलेंगे, और उसका कारण है हमारे आदर्श नरेंद्र मोदी। अब मैंने अपने, आपके पत्रकार, आपके कैमरामैन जाते हैं, मैंने कभी निगम पार्षद नहीं कहा अपने को, नगर सेवक। और मैंने ये हर उसमें आपको और एक बात बता के अपनी बात पूरी करता हूँ। मैंने संकल्प लिया है मैं 5 वर्ष माला नहीं पहनूंगा। मैंने 3 वर्ष से माला नहीं पहनी। मैं नारियल नहीं फोड़ूंगा। जनता जनार्दन माला पहने, बुजुर्ग नारियल फोड़ें। हमने तो जो मालाएं पहनी थी, अब सेवक का काम है सेवा करना, मालाएं पहनना नहीं है। तो हम लोग जो काम करते हैं वो इस भावना से करते हैं, सेवा भावना, और वो हर हमारा जनप्रतिनिधि लगा हुआ है कि हम दिल्ली की सेवा जितनी कर सकें उतनी कम है। सर, अक्सर देखा जाता है कि शाहदरा साउथ जोन के अंदर काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे खुला कूड़ेदान रख दिया है, वहाँ के निगम पार्षद बिल्कुल अनअवेयर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर एक कंपनी है मेट्रो वेस्ट, जी। जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करती है, और उन्होंने अपनी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सब कर रखा है कि हर गली में, हर घर पर वो गाड़ी जाए, वो गाड़ी गार्बेज ले ले, कूड़े को फिर वहाँ से ले जाते हैं कॉम्पैक्टर के पास। जी। कॉम्पैक्टर जो ऑटोमेटिक मशीन है, कभी उस कॉम्पैक्टर को आप देखेंगे, प्रोसेसिंग होती है, सेग्रीगेशन होता है ना, उसके वो अंदर, वहाँ हो रहा है। डाइजेस्ट। जो हमारा SLF है, जी 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 गाजीपुर साइड लैंडफील्ड है, जी 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 उस पर हो रहा है। उससे पहले हर एक वार्ड में एक कॉम्पैक्टर लगाया गया, राइट। वहाँ वो एकत्रित होता है। वो उस कूड़े को जितना फूला फूला रहता है उसको दबाता है, उसके बाद उसको रैप करता है और गाड़ी में डालता है, फिर जाती है SLF पर, जी, जो गाजीपुर लैंडफील्ड है, राइट। वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद फिर उसका सेग्रीगेशन होता है, और उसमें 24/7 काम चल रहा है। जी। उसमें हमने दिसंबर 2027 तक पहाड़ खत्म करने की डेट दी है। निगम पार्षद के अगले चुनाव हाँ, 2027 में ही है। दिसंबर, राइट। जब हम चुनाव में जाएंगे, 4 दिसंबर 2022 को चुनाव हुआ था दिल्ली का, जी और 7 दिसंबर 2022 को चुनाव का परिणाम आया था। जी। हम दिसंबर के महीने तक इस पहाड़ को खत्म करेंगे, ये हमने इन राइटिंग दिया है। 15 साल से सर निगम में बीजेपी की सरकार है, तो ये 15 साल में क्यों नहीं हो पाया? ये नगर निगम का जो इतिहास है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। नगर निगम थी एक सिविक बॉडी, वॉलेंट्री जी लोग आए। अब आपके RWA का चुनाव होता है, तो कई बार तो ये होता है कि आप निर्विरोध, कोई भी आदमी ये कहता है जी मैं करूँगा, और सब कहते हैं बहुत बढ़िया आदमी है, इसको कर दो। लेकिन कई बार एक उसके सामने व्यक्ति आ जाता है और वो चुनाव लड़ता है, और चुनाव हो जाता है RWA के बीच में। वैसे ही यहाँ भी चुनाव होने लगा। ये था वॉलेंट्री, इसमें कोई सैलरी नहीं है जी। अब 15 साल क्यों नहीं हुआ? जब जो भी दिल्ली की सरकार होगी वो दिल्ली नगर निगम की गार्जियन होगी। अब गार्जियन थी 15 साल शीला दीक्षित जी, जी। जबकि आप बात कर रहे हैं। उसके बाद आ गए केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी ने ये तय किया कि अगर ये पहाड़ हट गया तो मैं चुनाव कैसे जीतूंगा। पैसा नहीं दिया, पैसे के लिए झगड़ा चलता रहा। जब EDMC थी, याद करवा रहा हूं, जी जी बिल्कुल। और EDMC जब थी और केजरीवाल जी पैसा नहीं देते थे, तो झगड़ा तो, पहाड़ तो हमें दिखता ही नहीं था। हमें तो केवल एक चीज़ दिखती थी कि पैसा मिले तो हम तनख्वाह दें, जी।
क्योंकि लोग तो एमसीडी के नेताओं का ही सिर फोड़ेंगे ना, जी धरने प्रदर्शन करेंगे। और केजरीवाल जी चाहते थे कि बीजेपी बदनाम हो, और उनको इसका बेनिफिट मिला भी, क्योंकि जो 2 बार वो जीते हैं जी वो नगर निगम के कारण जीते हैं। अब जैसे ही नगर निगम आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो वो हार गए। जी अब कि उनका फ्री का फंडा नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि नगर निगम में वो थे, और उसके बाद हुआ विधानसभा का चुनाव। तो अब क्यों नहीं आई 68-67 सीट, क्यों नहीं आई 62 सीट, और क्यों हार गए केजरीवाल? उन्होंने तो दिल्ली को पेरिस बनाने के सपने दिखाए थे, और 10 साल में तो पेरिस नहीं तो कम से कम कोई कंट्री तो बनाया होगा। तो वो चुनाव हार गए, सिसोदिया चुनाव हार गए। जो दिल्ली के शिक्षाविद थे, मार्लेना जी भी बाल बाल बच गई, नहीं तो वो भी चुनाव हार रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पहाड़ इसलिए नहीं हटे। हाँ, आज इसलिए मैं कह रहा हूँ, और बहुत बुलंदी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब कोई और नहीं, केवल और केवल इस पहाड़ की जवाबदेही या तो दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। तो आने वाले समय 2 साल के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पूरी रिमूव हो जाएगी। आपको यहाँ पार्क बना हुआ मिलेगा, पार्क बना बहुत हुआ मिल सुंदर जाएगा वहाँ पे। ये बहुत अच्छा होप है सर, ये बहुत अच्छा होप। नहीं, हमने इन राइटिंग दिया है, इन राइटिंग दिया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको वचन भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे 2027 के दिसंबर से पहले एक बार जरूर बुलाएं, और मुझे ये अपने वीडियो दिखाएं कि आपने कहा था पहाड़ दिखाइए या पार्क दिखाइए। अगर पहाड़ दिखेगा तो आप मुझे यह ऐसे ही बैठकर कहना कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जन प्रतिनिधि हैं ये झूठ बोलते हैं। अगर पार्क बना हुआ मिले तो आप जरूर कहना कि मोदी जी के सिपाही जो कहते हैं वो करते हैं। सर, आपके वार्ड पे जब आपने ये चुनाव लड़े थे तो सरकारी डिस्पेंसरी का वादा किया गया था। बिल्कुल। तो क्या उसका कार्य अभी चल रहा है या फिर अभी भी इन प्रोसेस? कुछ इन प्रोसेस नहीं, मैं आपको अभी जैसे ही आपने डिस्पेंसरी कहा तो मेरे चेहरे पे एक रौनक आ गई जी और मुस्कान आ गई। जी और वो इसलिए आ गई, मैं आपको 2 या 2.5 महीने के अंदर डिस्पेंसरी खुली हुई दिखाऊंगा। वेरी गुड न्यूज़ सर, वेरी गुड न्यूज़। तो वो फिनिशिंग उसमें है? बिल्कुल, वहाँ पर आरोग्य मंदिर जो हमारा खुलने जा रहा है उसकी कस्टोडियन होगी एमसीडी। ओके। और हमारा एक डॉक्टर हमारा होगा, एक डॉक्टर दिल्ली सरकार का होगा, फार्मासिस्ट होगा, और 12 तरह के उसमें सुविधाएं होंगी। और वो मेन मार्केट के अंदर हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली, टीम आ गई, सर्वे कर गई, फाइल प्रोसेस चल रहा है। और बहुत जल्दी आपको मैं उस दिन सीसीएन को ज़रूर इनवाइट करूंगा, जिस दिन वहाँ पर ये काम शुरू होगा और जिस दिन उसके प्रारंभ होगा, शुभारंभ होगा, उस दिन जरूर बुलाऊंगा। हमें ये नोट ज़रूर करना चाहिए और हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पहुँच के ये रिपोर्टिंग पूरी करेंगे। सर, जनता का अक्सर कहना होता है कि निगम सिर्फ पेपर पे काम करता है, वो कहीं दिखता नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस इतना कहना चाहूँगा कि हमको ना, जब हम क्षेत्र में जाते हैं, लोग कहते हैं शर्मा जी 6 महीने से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 15 दिन दिल्ली में अगर सफाई कर्मचारी स्ट्राइक कर दें तो 15 दिन के अंदर आप निकल नहीं सकते, इतना कूड़ा और इतना सब कुछ दिखेगा। अभी मैं मानता हूं क्योंकि 2.5 वर्ष केजरीवाल जी के शासन से नगर निगम चला है। अभी हमारी स्थिति ये है कि हमारे पास PHI, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, जो हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर हैं, एक हेल्थ इंस्पेक्टर के पास 5-5 वार्ड हैं। अब मैंने अभी सुबह भी बोला है कि मैन पावर की ज़रूरत है, और उसका भागदौड़ कर रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। अभी मैंने जूस की दुकानें पकड़ के दी जिन पर शराब बिकती थी, और मैं यहाँ बैठकर कह रहा हूँ कि जितना भी अनार का जूस लोग पी रहे हैं वो जूस नहीं है, वो केमिकल है जी। और मेरे पास वीडियो भी है।
केमिकल से वो जूस बनाते हैं, उसमें 10-5 अनार के दाने डाल देते हैं छील कर, और हमको लगता है कि ये अनार ही डाल रहा है। 200 रुपये का 1 किलो अनार आ रहा है। आप उसमें से देखिए 1 गिलास जूस भी निकल जाए तो बड़ी बात है। तो आप 200 रुपये का अनार खरीद के 100 रुपये गिलास में कैसे जूस पिला रहे हैं? और लोग क्यों पी रहे हैं? क्योंकि मीठा लग रहा है, कलर वाइज रेड है, जैसे अनार का जूस होता है, तो लोग पी रहे हैं। लेकिन इसकी चिंता अब कौन करेगा? इसकी चिंता करेगी दिल्ली नगर निगम, क्योंकि लोगों को बचाना है, उनकी हेल्थ से खिलवाड़ ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। मैं हेल्थ कमेटी का भी मेंबर हूं दिल्ली का। जी। तो आज सुबह ही ये रख के आया हूं कि इन पर तुरंत सील लगनी चाहिए। जो लोग केमिकल पिला रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, ऐसे लोगों को। अब पेपर पर दिखने की जहाँ तक बात है, आप एक छोटा सा विषय और कंपेयर करता हूँ। एक पब्लिक स्कूल का बच्चा और एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, दोनों के पास किताबें लगभग एक जैसी रहती हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा गाली से अपना शुरुआत नहीं करता, और गवर्नमेंट का बच्चा एक सेंटेंस, एक वाक्य बोलेगा तो सबसे पहले गाली देगा। जी। अब ये है विषय, क्योंकि उसको संगत वहाँ ऐसी मिली है, वहाँ टीचर्स ऐसे मिले हैं, उसके पेरेंट्स भी उतने ही जागरूक हैं। अब एक जो छोटे तबके का व्यक्ति है, वो अपने, ऐसी मेरी माताएं बहनें जो बर्तन धोती हैं घरों में, और वो चाहती है मेरा बेटा डॉक्टर बने। अब वो बड़े स्कूलों की फीस तो नहीं दे सकते, तो वो छोटे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल में जितनी जेंट्री आती है वो सारी वैसी आती है। तो मैं ये कहता हूँ, जो आपने एक सवाल किया है, पेपर के ऊपर दिखता है, जमीन पर नहीं दिखता। मैं कहता हूँ कि नगर निगम ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक आपके साथ रहती है। जी। जिस दिन हमारे यहाँ हमारा नौनिहाल पैदा होता है, उस दिन हम सबसे पहले क्या करते हैं? भाई, इसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तभी तो स्कूल जाएगा। और वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की चिंता नगर निगम करता है। और जिस दिन हम अंतिम यात्रा पे जाते हैं, और जैसे ही हम बस अड्डे के पास पहुंचते हैं और वहाँ हम क्रिमिनेशन करके आते हैं, तो तुरंत बच्चे कहते हैं, भाई पापा क्या क्या बैंकों में छोड़ के गए हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, बैंक वालों को देना पड़ेगा, तभी तो वहाँ से कुछ हमारा जो है वो मिल पाएगा। तो आप सोचिए कि जैसे व्यक्ति के 16 संस्कार हैं, वैसे ही नगर निगम के भी 16 कर्तव्य हैं, जो आपके हर समय आपकी हेल्थ की भी चिंता करता है। प्राइमरी एजुकेशन, बच्चे को आप पैर छूना सिखाएं, अगर नहीं सिखाए तो बड़ा होकर नहीं सीखेगा, वो पैर नहीं छुएगा किसी के। प्राथमिक शिक्षा भी तो नगर निगम पर ही है। पहली क्लास से लेकर 5वीं कक्षा तक नगर निगम ही तो पढ़ाता है, और जब नगर निगम पढ़ाता तब वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है। तो सारी चीज़ें नगर निगम करता है, लेकिन नगर निगम दिखता नहीं है जी, क्योंकि इमेज ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि साहब नगर निगम कुछ नहीं करता, जबकि सबसे ज़्यादा करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के पास है, कर्मचारी उसी के पास है। जब हम राउंड लेते हैं तो सारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारे साथ चलता है, मलेरिया डिपार्टमेंट हमारे साथ चलता है, हमारा वर्क्स डिवीज़न साथ चलता है, जो सैनिटरी गाइड्स हैं वो साथ चलते हैं। तो सारे के सारे जो लोग कर्मचारी हैं वो तो सिविक बॉडी के पास है जी। अब दिल्ली सरकार के पास है क्या क्या है? दिल्ली सरकार के पास PWD, जल बोर्ड, यही है जी। और ये भी मज़े की बात ये है कि खुराना जी जब आए थे, आपको सुनकर हैरानी होगी, ये जो DTC है, ये DTC नगर निगम के अंडर में चलती और इसका नाम था दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, DTU, और ये MCD के तहत चलती थी। फायर वाला मामला आज दिल्ली सरकार के अंडर में, फायर MCD में होता था, 83 में MCD में था। जल बोर्ड खुराना जी के टाइम में बना है, उससे पहले MCD में था। सीवर डिपार्टमेंट MCD में था। अब ये धीरे 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 दिल्ली सरकार के पास इसलिए चले गए कि उस सरकारें आई, सरकारों को लगता था हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सारा तो स्ट्रॉन्ग MCD है, और MCD से निकाल निकाल के बोर्ड बनाते गए। कहीं डूसिप बना दिया जी,
कहीं जल बोर्ड बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, लेकिन ये था तो एमसीडी के पास ही। तो एमसीडी काम करती है, लोगों को ऐसा लगता है कि कागज़ों पर काम होता है, लेकिन मैं इसे सहमत नहीं हूँ। सर, निगम पार्षद हो चुके हैं, आपको बने हुए हैं, हम्म। तो 3 साल में आपने कौन सी ऐसी काम किए हैं शकरपुर वार्ड, अपने वार्ड के अंदर, और आने वाले 2 साल में आप कौन से काम खत्म करने जा रहे हैं? इन 3 वर्षों में जो बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, वो ये मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो स्कूल हैं, जी। आज आपको एक भी टीन का स्कूल नहीं है, तंबू का स्कूल नहीं है, बिल्डिंगों में है। और मैं हर स्कूल में लगभग 15 दिन में हर स्कूल का निरीक्षण करता हूँ, उनका मिड डे मील चेक करता हूँ, प्रिंसिपल्स को अपने ऑफिस में बुला के उनकी मीटिंग करता हूँ, और उनसे एक बात कहता हूँ कि सैलरी ले लो, अपने घर को पाल लो, लेकिन अध्यापक, गुरु मोमबत्ती की तरह प्रकाश दूसरों को देता, जलता खुद है। आपको जो बच्चे, अभी एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, मेरी धर्मपत्नी शकरपुर नंबर 2 में पीजीटी इकोनॉमिक्स है। एक दिन अचानक एक एसडीएम की गाड़ी स्कूल में आई तो थोड़ा सा शोर मच गया, एसडीएम आ गए। उसमें एक बेटी बैठी हुई थी। अब किसी को नहीं पता था कि वो बेटी क्यों आई है, तो वो आई, फ़क्र से उतरी, प्रिंसिपल मैम के पास गई, मैम जीवेश मैम से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, उन्हें तो लगा कोई गड़बड़ हो गई है, एसडीएम आई है। वो बुलाया गया जीवेश जी को, और वो उनसे गले लिपट कर चिपट गई और कहने लगी, मैम मैं आपसे 6ठी से 12वीं तक पढ़ी हूँ और मैं एसडीएम सेलेक्ट हुई हूँ। अब आप सोचिए कि एक अध्यापक ने, अगर उस बच्ची ने सबसे पहली ख्वाहिश, कहते मुझे ये खुशी आपसे बांटनी थी, इसलिए सबसे पहले मुझे गाड़ी मिली है, आज मैं अपना पद भार ग्रहण करके आई हूँ, और मेरी इच्छा थी कि मैं मैम जीवेश से मिलूँ। मैं स्कूलों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि वही हमारी नींव है, आने वाला भविष्य है जी। तो स्कूलों में मैं 100% संतुष्ट हूँ कि वहाँ पर बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया जा रहा है। पार्कों में मेरे को, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो बड़ा हैरानी का विषय था कि किसी भी पार्क में ट्वेल नहीं है, समरसीबल नहीं है, धूल उड़ रही है। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारी फेस वैल्यू ईमानदार होनी चाहिए। जी। आपने प्राय देखा होगा, लोग जागरण की पर्ची लेके चलते हैं, लोग उन्हें 11 रुपये देते हैं, और एक व्यक्ति आपके मोहल्ले का जागरण करवाता तो उसे 11,000 मिलते हैं। जागरण वो भी करवा रहा, जागरण वो भी करवा रहा है, उसकी फेस वैल्यू है कि ये मोहल्ले का ईमानदार आदमी है, तो उसको 11,000 मिलते हैं। जो दुकान पे भाई साहब जागरण करवा रहे हैं, अरे यार अब आ गया, माता रानी के नाम पे देने पड़ेंगे, चल भाई 11 रुपये निकालते हैं, और वो भी सहज ले जाता है 11 रुपये, क्योंकि उसने भी जागरण जैसा कराना 11 रुपये में वो ले जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने दानी दाताओं से 3-4 समरसीबल लगवाए पार्कों में, नो एमसीडी के पैसे। उद्यान विभाग में मैंने 4 मशीन खरीद के दिए 1 लाख रुपए की, दानी दाताओं से, क्योंकि पब्लिक को मतलब नहीं है तुम्हारे एमसीडी में तो फाइल चलती रहेंगी, और जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे वो फाइलें तब भी चलती रहेंगी। पब्लिक को चाहिए आज इंस्टेंट रिजल्ट। राइट सर। पब्लिक वेट नहीं करती, अब पेशेंस नहीं है। जी। क्यों जा रहे हैं इतने लोग हवाई जहाज में, क्यों नहीं जा रहे ट्रेन में? 3 दिन नहीं जा सकते हम ट्रेन में। समय पे पहुंचना है, कम टाइम पे पहुंचना है। नहीं, आज पिकनिक भी जा रहे हैं लोग, धर्म यात्रा पे भी जा रहे हैं लोग, घूमने भी जा रहे हैं, तो बाय प्लेन जा रहे हैं। उसका कारण है युवा पीढ़ी में पेशेंस नहीं है। वो चाहती है 2 बार आपके पास आएंगे, काम करा दिया ठीक है, तीसरी बार नहीं आएंगे, वो कहेंगे छोड़ो इसके बस का नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे पार्कों से बड़ी संतुष्टि मिल रही है, उनमें काम हो रहे हैं। अभी मैंने 1.5-2 करोड़ रुपए के एस्टीमेट बनवाए हैं
सारे पार्कों के नाम रखवा रहे हैं। और ये जैसे मैंने कहा कि मेरा एक ड्रीम था कि एक हमारी डिस्पेंसरी खुले, और जिसके लिए मैंने कहा है कि मैं आपको फरवरी मार्च के पहले पहले ये खुशखबरी दूंगा कि हमारे यहाँ पर एमसीडी की डिस्पेंसरी खुल रही है। अब 2 साल तो हमारे निकल गए, मन में तो बहुत था, जैसे एक नया लड़का आईपीएस बनकर आता है उसे एसीपी बनाया जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और वो सोचता है मैं क्षेत्र के सारे गुंडों को खत्म कर दूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब सिस्टम में आता है और जब कमिश्नर साहब इधर से, डीसीपी साहब इधर से, जनता जनार्दन, तो उसके बीच में उसका जोश थोड़ा ठंडा हो जाता है। परंतु मेरा जोश इसलिए ठंडा नहीं हो रहा कि मुझे एक बात पता है, चुनाव मुझे लड़ने की एक इच्छा थी, सेवा करने की इच्छा थी। आगे चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा इसमें मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन इन 2 वर्षों में मैं उन सपनों को पूरा करना चाहता हूँ कि लोग 5 वर्ष बाद भी ये याद रखें कि ये एक व्यक्ति वो है जो स्कूटी पे पूरे 5 वर्ष चला जी। इस सर्दी में मैं आपके स्टूडियो में भी स्कूटी पे ही आया हूँ जी। मेरी खड़ी है नीचे स्कूटी, और मैं बड़े फ़क्र से जाता हूँ। लोगों को शर्म लगती है, छुपाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली में उन गरीब लोगों के लिए मैं एक उदाहरण बनूं, जो राजनीति में आके कुछ सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें लगे स्कूटर वाले भी निगम पार्षद और चेयरमैन हो सकते हैं, ये बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर वाले ही नहीं बन सकते। इसलिए मुझे फ़क्र भी है अपने ऊपर। आखिरी में आप अपने वार्ड की जनता को क्या बताना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सीसीएन चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के सभी सम्मानित निवासियों से एक अपील करना चाहूँगा। वोट देकर हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता। हमको, जैसे मोदी जी ने कहा था कि यदि हमारे देश का हर निवासी एक कदम चलेगा तो हम 148 करोड़ कदम आगे बढ़ेंगे, वैसे ही सिविक सेंस को हम अपना ठीक कर लें, हम अपने लिविंग स्टाइल को ठीक कर लें। हम उपदेश ना देकर अपने को, मैं सुधरूंगा जग सुधरेगा। हम क्या कहते हैं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी ये है मैं कूड़े को कूड़े के स्थान पर कूड़ेदान में डालूं, उस गाड़ी में डालूं, आसपास कहीं भी कूड़ा ना डालूं। तो हमें अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये साफ़ सुथरा वार्ड बनेगा, और साफ़ सुथरा वार्ड बनेगा तो आप भी अपने मिलने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मेहमानों से ये कह सकेंगे, अरे आप शकरपुर आइए, हमारा वार्ड इतना साफ़ सुथरा है। और वो भी 10 जगह कहेंगे कि हाँ, हम शकरपुर गए थे, अपने उस वार्ड में बहुत साफ़ सुथरा था। तो मैं ये अपील करते हुए और बहुत बड़ा धन्यवाद करूँगा सीसीएन चैनल का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझसे लंबी फहरिस्त पर बातचीत की। अपनी सारी चीज़ें मैंने भी कोशिश की बेबाक तरीके से रखूं। सीसीएन के सभी साथियों का, सीसीएन परिवार को और अपने वार्ड के सभी उन जनता जनार्दन को, उन बहन भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्हें 2026 का जो वर्ष है उनके लिए बहुत मंगलमय हो, और वो 2026 में जो उनकी मनोकामनाएं हैं भगवान उन्हें पूरी करें। मैनी थैंक्स सर। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम समाप्त करते हैं। इसी तरीके से आपकी छोटी से छोटी समस्याओं को हम अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते रहेंगे अपने पॉडकास्ट के थ्रू। तो हमारे पॉडकास्ट से आप जुड़े रहें। हर शनिवार शाम 7 बजे CCN डिजिटल 24/7 चैनल नंबर 310 पे दिखाया जाएगा, और हर मंडे YouTube पे रिलीज़ किया जाएगा। हमारे चैनल का नाम YouTube का भी CCN डिजिटल 24/7 है, जो कि Instagram, Facebook, X पे भी उपलब्ध है। इसी नाम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टू बी पार्ट ऑफ अवर पॉडकास्ट यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन अवर नंबर 8588878175, और ये पॉडकास्ट हर शनिवार शाम 7 बजे CCN डिजिटल 24/7 चैनल नंबर 310 पे दिखाया जाएगा।
and on Monday it will be released on YouTube. So do subscribe our YouTube channel also. It is in the name of CCN Digital 24/7.